Good morning, dear students. Today we are here with our economic topic, that is chapter 11, Economic Thoughts, part 1. See, we have gone through lots of chapters in economics, right? बहुत सारे chapters हमने study किए. And finally, now we need to understand what is economic thoughts. Okay. अब इकोनॉमिक्स में हमने जितने भी चैप्टर्स पढ़े हैं दैट्स ऑल रिलेटेड टू द इकोनॉमिक थॉट्स राइट. इकोनॉमिक थॉट्स यानी कि इसकी शुरुआत कब से हुई? जब से ह्यूमन लाइफ के बारे में सोचने की शुरुआत हुई, ह्यूमन लाइफ को फैसिलिटीज देने के बारे में सोचने की शुरुआत हुई, मैनेजमेंट करने की शुरुआत हुई. हम एंशियंट टाइम से लेकर अभी तक के टाइम को देखें तो वी ऑब्जर्व अ लॉट्स ऑफ चेंज in form of economy also. finances को कैसे हम फुलफिल करें या finances को एक प्रॉपर जगह पे कैसे यूटिलाइज करें फॉर द वर्ड ऑफ डेवलपमेंट राइट, जिससे डेवलपमेंट आगे बढ़े. तो ये सारी चीजें इकोनॉमिक थॉट्स में आ जाती हैं. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस न्यू चैप्टर एंड लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज इकोनॉमिक थॉट्स. इंट्रोडक्शन. The thoughts related to human life and economic activities like management of economy, production, revenue, distribution, employment, money, exchange, economic development, banking, solution to financial and environmental problems are referred to as economic thoughts. ये सारी चीजें economic thoughts में आ जाती हैं. वो चाहे हम human life से जो भी चीज relate करते हैं, ये सारी चीजें human life को relate करती हैं. जितनी भी हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हैं हमारी डे टू डे लाइफ में, वो चाहे हो कि इकोनॉमी को मैनेज करना, जैसे एवरी फैमिली मैनेजेस देयर फाइनेंसेस, बजट बनाते हैं, अपना फाइनेंस देखते हैं, तो दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट ऑफ इकोनॉमी, दैट इज इकोनॉमी ऑफ ए फैमिली. ओके, फिर प्रोडक्शन, रेवेन्यू, इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन हुआ, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैसे लोगों तक चीजें पहुंचानी है राइट. अगर आपकी एक शॉप भी है तो आपके पास कस्टमर्स आते हैं तो आपके थ्रू वो चीजें कस्टमर्स तक पहुंचती है. एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है जिससे जॉब्स मिलेगी राइट, या एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट करना, मनी, एक्सचेंज, ये सारी जो चीजें हमने रीड की ये सारे इकोनॉमिक थॉट्स है. ओके, Many great thinkers in various countries have influenced decisions of state administration regarding management of resources, production, cost, distribution, etc. बहुत सारे ऐसे थिंकर्स हैं वेरियस कंट्रीज के, नॉट हम सिर्फ इंडिया की बात करें, नॉट ओनली इन इंडिया बट वेरियस कंट्रीज के थिंकर्स ने एक इन्फ्लुएंस्ड दिया है कि स्टेट एडमिनिस्ट्रेशंस के जो डिसीजन है राइट रिगार्डिंग मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, प्रोडक्शन, कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेट्रा, ये बहुत हेल्प आउट करती है कंट्री के डेवलपमेंट को राइट, बिकॉज कंट्री स्टेट से बन रहा है. Adam Smith's idea provide insights into how wealth is created, distributed and exchanged. Adam Smith का भी जो आइडिया है वो ये है कि कैसे वेल्थ को क्रिएट करना, उसे डिस्ट्रीब्यूट करना, फिर उसे एक्सचेंज करना, जिससे ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज का जो सर्कल है वो वर्क करता रहता है. ठीक है. प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल provided importance of keeping human welfare at the center of decision making. जैसे प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल हमेशा से ये कहते हैं कि वो ह्यूमन वेलफेयर को हमेशा सेंटर में रखना पसंद करता है, मतलब वो एक मेन टारगेट है राइट, और उनके ह्यूमन वेलफेयर के बेसिस पर सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जा सकते हैं. ठीक है. प्रोफेसर रॉबिन्स provoked ideas pertaining to scarcity, problem of choice and optimum utilization of resources. प्रोफेसर रॉबिन्स इस बात पे स्ट्रेस करते हैं कि स्केर्सिटी जैसी चीजें हमेशा रहेगी. We cannot fulfill each and every needs of human life because wants are unlimited. Right? Wants are unlimited. Human wants are unlimited, but the resources are limited. Right? So ये हमेशा scarcity create होगी ही होगी. बट दूसरा जो है कि कहाँ हम गलती करते हैं कि प्रॉब्लम ऑफ चॉइस,
हमें कौन सी चॉइस करनी चाहिए, ये एक सबसे बड़ी इश्यू हो जाती है। प्लस हम किसी भी रिसोर्सेस का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कैसे करें, ज्यादा से ज्यादा उसे कैसे यूटिलाइज करें, ये सारी चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एक ऐसी प्रॉब्लम्स है जिसे सॉल्व करना जरूरी है। Why Professor Keynes provided a new direction to macroeconomics by giving principles regarding consumption, investment, employment, and government intervention after the Great Depression of 1929 to 30. वहीं प्रोफेसर किन्स ने एक नया डायरेक्शन दिया मैक्रो इकोनॉमिक्स को, यानी लार्ज लेवल ऑफ व्हाट वी कैन से इंडस्ट्रीज को या मार्केट को, राइट, बाय गिविंग प्रिंसिपल्स, उनको एक प्रिंसिपल समझाया रिगार्डिंग कंजम्पशन के, कैसे कंजम्पशन करना चाहिए, कैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कैसे एम्प्लॉयमेंट, कैसे गवर्नमेंट इंटरवेंशन हो, और कैसे ये जो ग्रेट डिप्रेशन 1929 को टू 30 में आया था उससे कैसे बाहर निकलना था। Thus, such people contributed to modern economic thought in the West. तो ऐसे बहुत सारे इकोनॉमिस्ट थे या ऐसे बहुत सारे हमने देखे जिन्होंने मॉडर्न इकोनॉमिक के थॉट को वेस्ट से कंट्रीब्यूट किया लोगों के लिए, ठीक है। इकोनॉमिक आइडियोलॉजी इज ऑल्सो रिफ्लेक्टेड इन इंडियन स्क्रिप्चर्स। हमारी जो आइडियोलॉजी है, इकोनॉमिक आइडियोलॉजी, ये इंडियन स्क्रिप्चर्स में भी हमने देखी है। जैसे शांति पर्व महाभारत में देखा हमने, मनुस्मृति में, देन शुक्र नीति में, कामंदिकिया में, ये सारी जो ग्रेट बुक्स है, ग्रेट स्क्रिप्चर्स है, ये रिफ्लेक्ट करते हैं थॉट्स ऑफ पर्टेनिंग इकोनॉमिक्स, कि इकोनॉमिक्स को कैसे पर्टेन किया जाए, इसके थॉट्स को रिफ्लेक्ट करते हैं। यहाँ तक कि हमारे इंडियन राइटिंग्स में कौटिल्याज अर्थशास्त्र रैंक फोरमोस्ट। कौटिल्याज यानी चाणक्य का जो अर्थशास्त्र है, राइट, उनका जो इकोनॉमिक्स है वो हमेशा आगे रहा है। Number of thinkers have influenced Indian economic thought from the ancient times to the medieval times to the present day. This chapter gives an idea of the economic thought of Kautilya, Gandhi, and Pandit Dindayal Upadhyay. तो बहुत सारे नंबर्स ऑफ थिंकर्स हैं जो हमेशा इंडियन इकोनॉमिक थॉट से इन्फ्लुएंस्ड हुए हैं, पहले भी हुए थे, एंशिएंट टाइम्स में, मिडिवल टाइम्स में भी हुए और आज भी हो रहे हैं। तो इस चैप्टर में हम ऐसे ही कुछ इकोनॉमिक थॉट्स के बारे में पढ़ेंगे, बट किसके, हम कौटिल्याज इकोनॉमिक थॉट्स देखेंगे, गांधीज इकोनॉमिक थॉट्स एंड पंडित दीनदयाल उपाध्याय के थॉट्स के बारे में देखते हैं, ठीक है। नाउ कम्स कौटिल्याज चाणक्य। चाणक्य के बारे में देखते हैं। कौटिल्याज अर्थशास्त्र, हम चाणक्य को अच्छे से जानते हैं। वी हैव रीड द हिस्ट्री ऑफ चाणक्य, राइट, कि चाणक्य ने किस तरीके से एक व्हाट आई कैन से लाइक पूरा एक डायनेस्टी को खड़ा किया, राइट, किस तरीके से उनको इंसल्ट किया गया था, राइट, वो हिस्ट्री, जैसे धनानंदा ने उन्हें इंसल्ट किया था, ओके, और उस इंसल्ट का बदला लेने के लिए उन्होंने मौर्यंस को हेल्प आउट किया था। दैट इज बिकॉज चंद्रगुप्त मौर्य को उन्होंने लाया था कि वो धनानंदा से अपना बदला ले सके। धनानंदा नंदा डायनेस्टी से रिलेट करते थे, जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल डायनेस्टी थी उस वक्त की। बट चाणक्य नीति हम कहते हैं, चाणक्य की नीति की वजह से क्या हुआ कि धनानंदा यानी नंदा डायनेस्टी का अंत हुआ और एक ग्रेट डायनेस्टी आई, दैट वाज मौर्यन डायनेस्टी, ओके। So let's see the introduction of it. Kautilya, who authored Arthashastra, was a strategist scholar who dreamt of a perfect state. कौटिल्य जिसने अर्थशास्त्र लिखी है, जिसके वो ऑथर है, राइट, उनका जो दिमाग था वो बहुत ही एक स्ट्रेटेजिस्ट स्कॉलर थे, जिन्होंने एक परफेक्ट स्टेट का ड्रीम देखा था। Born with Tith, the son of Brahmin Chanakya's real name was Vishnugupta. वो ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते हैं और वो थे ब्राह्मण चाणक्य के बेटे, जिसकी वजह से उनका नाम चाणक्य था, बट उनका रियल नेम था विष्णुगुप्ता। Spending his childhood in the village Kusumpur of Patliputra kingdom, Kautilya during 3rd century BC aided Chandragupta to end the tyrant rule of Dhanananda
the last hour of the Nanda dynasty or Nanda race, using moral values and strategy to create a prosperous state. अपना पूरा बचपन उन्होंने कुसुमपुर विलेज जो पाटलिपुत्र के किंगडम में था वहां निकाला। उसके बाद कौटिल्य ने 3rd सेंचुरी बीसी में चंद्रगुप्त को हेल्प करते हुए धनानंदा के टायरेंट रूल को अंत किया। धनानंदा वाज नॉट फेवरेबल बाय द पीपल, वो बहुत ही ज्यादा मतलब लोग उससे काफी अगेंस्ट थे क्योंकि उसके सिस्टम को उसका जो जिस तरीके से वो रूल कर रहा था उसके खिलाफ थे लोग। ठीक है, सो वी कैन से ही वाज नॉट लवेबल बाय द पीपल इटसेल्फ। तो वो भी चाणक्य की हेल्प से चंद्रगुप्ता धनानंदा को निकाल सके जो नंदा रेस के लास्ट हायर रहे, राइट। एंड वो भी मोरल वैल्यूज के साथ एंड ऐसी स्ट्रेटजी के साथ जिससे एक नया प्रॉस्परस स्टेट क्रिएट हो सके। स्टडिंग माइन्यूटली द सब्जेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स, लॉ, economics, management, taxation, social order, trade, agriculture, industries. He wrote an exclusive text named Arthashastra, which was widely known as Kautilya's Arthashastra. उन्होंने इन सारी सब्जेक्ट्स को इतनी बारीकी से रीड आउट किया जिसमें सारी चीज आ गई। एक स्टेट को चलाना, एक पॉलिटिक्स, एक इकोनॉमी को रन करना, इट्स नॉट एन इजी टास्क। आप में हर एक काबिलियत होनी चाहिए, जैसे पॉलिटिक्स का ज्ञान होना चाहिए, लॉ के बारे में पता होना चाहिए, इकोनॉमिक मैनेजमेंट के बारे में पता होना चाहिए, टैक्सेशन, सोशल ऑर्डर, ट्रेड, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, इन सारी चीज को अच्छे से, सारे सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ के उन्होंने एक नया टेक्स्ट लिखा जो था अर्थशास्त्र और जो बहुत फेमस हुआ कौटिल्या's अर्थशास्त्र के नाम से। The idea of state management in India is as old as its culture. अब हमारा जो स्टेट मैनेजमेंट का आइडिया है वो इतना पुराना है जितना हमारा कल्चर है। Ancient literature of India has references of ideal methods of politics and diplomacy, policy making, rules of governance, दंडनीति, पॉलिसी ऑफ पनिशमेंट बाय द स्टेट एक्सेट्रा। अब हमारे एंशिएंट लिटरेचर में ऐसे बहुत सारे रेफरेंसेस आपको मिल जाएंगे जहां आइडियल मेथड्स थे पॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी से। पहले से ही एक मेथड्स चलते आ रहे थे, पॉलिसी मेकिंग के मेथड्स है, रूल्स ऑफ गवर्नेंस कैसे करना चाहिए, दंड नीति यानी अगर जरूरत पड़ी तो स्टेट किसी को पनिशमेंट भी कर सकता है, तो पॉलिसी ऑफ पनिशमेंट, ये सारी चीजें पहले से हमारे कल्चर के साथ बड़ी हो रही है। Solution to present day economic problems can be found in literature of olden times and philosophy given by sages. आज के जितने भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हम देख रहे हैं उसका सॉल्यूशन हमें हमारे पुराने लिटरेचर से और फिलोसफीज जो बड़े बड़े सेजेस ने बताया था उससे हमें मिल सकते हैं। Such philosophy given thousands of years ago provide practical guidance for making individual life as well as social life easier. Kautilya's Arthashastra was one of those literatures. ऐसी philosophies जो बड़े बड़े sages ने दिए हैं, ये thousands of years के पहले की philosophy है, बट ये इतनी प्रैक्टिकल है कि वो हमें प्रैक्टिकल गाइडेंस देती है कि किसी अकेले की लाइफ को या एक सोसाइटी की लाइफ को कैसे इजियर किया जाए। और उनमें से ही एक ऐसा लिटरेचर है वो है कौटिल्या's अर्थशास्त्र। This volume, found by Pandit Shyam Shastri from the Oriental Library of the King of Mysore, was written in Granth Lipi of Bhojpatra. अब ये जो अर्थशास्त्र का वॉल्यूम है ये पंडित श्याम शास्त्री को मिला था ओरिएंटल लाइब्रेरी किंग ऑफ मैसूर से, ठीक है, और was written in, ये जो जिस लैंग्वेज में लिखी थी वो थी ग्रंथ लिपि ऑन भोजपात्र। भोजपात्र यानी उस वक्त बुक्स नहीं हुआ करती थी तो वो लोग लीव्स पे लिखते थे, ठीक है, तो उस तरीके से पंडित श्याम शास्त्री को ये लिटरेचर मिला। In 1909 he compiled and published the whole Kautilya's Arthashastra. उस पर उन्होंने स्टडी किया और उसके बाद 1909 में उन्होंने पूरा कौटिल्या's का अर्थशास्त्र को प्रॉपरली पब्लिश्ड किया। According to him, this work was created around 321 to 300 BC.
तो उनके हिसाब से बिफोर क्राइस्ट की हम बात कर रहे हैं, राइट। सो उनके हिसाब से ये वर्क अराउंड 321 to 300 BC में हुआ हो सकता है। Kautilya's thoughts are based on the idea of earth. For him, the key to governance and authority lies in earth. तो कौटिल्य का जो पूरा बेस था वो अर्थ के हिसाब से था, राइट। अर्थ यानी अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स के बेस पर था, और उन्हीं के हिसाब से पूरा गवर्नेंस और पूरी ऑथोरिटीज इकोनॉमिक पर बेस करती है। According to Kautilya, a person who is devoid of resources can also manage to obtain earth by laboring. कौटिल्य के हिसाब से एक पर्सन जो अपने रिसोर्सेस से डिवॉइड है वो अच्छे से उसे मैनेज भी कर सकता है उसे लेबरिंग करने में। लेबरिंग करना यानी उस रिसोर्स को यूटिलाइज कैसे करना वो भी उसे अच्छे से आता है, ठीक है। विथ इंक्रीज इन लेबर प्रोडक्टिविटी द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ऑल्सो इंक्रीज। जैसे जैसे लेबर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई यानी किसी चीज को यूटिलाइज करने के लिए यू रिक्वायर लेबर्स। एक इंडस्ट्री वर्क कर रही है पर उसके लिए आपको लेबर्स चाहिए जो वहां काम करें, राइट। सो लेबर प्रोडक्टिविटी जैसे जैसे इंक्रीज हुई वैसे वैसे प्रोडक्शंस भी इंक्रीज होने लगा। Thus he calls manual labor as the true earth and explain the intention of human beings is earth. So वो ये मानते थे कि मैनुअल लेबर जो अपने हाथ से सब कुछ काम करते हैं, जैसे पहले के जमाने में मशीनरीज उतनी नहीं हुआ करती थी, लेबर्स पर ही पूरा वी कैन से इकोनॉमिक डिपेंडेंट था, इंडस्ट्रीज डिपेंडेंट थी, डेवलपमेंट डिपेंडेंट थी, राइट। तो उसे ही ट्रू अर्थ मानते हैं कौटिल्य, और उनका ये भी कहना है द इंटेंशन ऑफ ह्यूमन बीइंग इज अर्थ, और ह्यूमन बीइंग्स का इंटेंशन भी अर्थ ही होना चाहिए, ओके। द पीस ऑफ लैंड विथ ह्यूमन सेटलमेंट इज अर्थ। अब वो बताते कि अर्थ क्या है। एक ह्यूमन सेटलमेंट को जो जमीन का टुकड़ा चाहिए वो अर्थ है। And so, the science that gives solution pertaining to maintenance of land and attaining benefits from land is अर्थशास्त्र। फिर उस अर्थ से यानी उस जमीन के टुकड़े से आप साइंस को यूटिलाइज करते हुए उसे मेंटेनेंस करते हो लैंड को, वहां से बहुत सारे बेनिफिट्स निकालते हो। जैसे लैंड आपके पास है तो आप उसमें एग्रीकल्चर कर सकते हो, आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, तो आपने उस लैंड के रिसोर्स को कैसे यूटिलाइज किया वो बन जाता है आपका अर्थशास्त्र, ठीक है। लैंड इज एन अर्थ, और उसे उस पर यूटिलाइज करना, उसमें से फायदा निकालना, वो बन जाता है अर्थशास्त्र। Thus, he considers land as an asset for livelihood and settlement of humankind, and hence considers it important to describe the science pertaining to its maintenance and benefits. तो वो कहते हैं कि लैंड एक एसेट है। You all know, एज यू आर एन अकाउंटिंग स्टूडेंट्स, आपको एसेट और लायबिलिटीज पता होनी चाहिए, ठीक है। लैंड क्या है? जमीन एक एसेट का टुकड़ा है जो लाइवलीहुड के लिए, ह्यूमन काइंड के सेटलमेंट के लिए काम आता है, और उसे कंसिडर किया गया इतना इंपॉर्टेंट कि फिर आप उस पर साइंस को पर्टेन करते हुए आप उसे मेंटेनेंस कर सकते हो, आप उसमें से बेनिफिट्स निकाल सकते हो। कौटिल्या's शास्त्र is up to the role of the state in various times periods. Thus, his Arthashastra in reality is the science of policy making. So, कौटिल्य का जो शास्त्र है वो स्टेट के लिए या कंट्रीज के डेवलपमेंट के लिए हर तरीके से हर टाइम पीरियड्स में काम आया है। तो हम कह सकते हैं कि कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो रियलिटी में एक ऐसा साइंस है जो पॉलिसी मेकिंग करना सिखाता है। अगर सही पॉलिसी मेकिंग होगी तो सही डेवलपमेंट होगा, सही इकोनॉमिक यूटिलाइजेशन होगा, राइट। इन हिज वर्क ऑफ 15 volumes, Kautilya has depicted the strategies for domestic administration, religions with neighboring states, knowledge about medicinal plants and political diplomacy. उनकी जो 15 volumes का जो वर्क है उनका, कौटिल्य ने उसमें बहुत सारी स्ट्रेटजीज डेपिक्ट की है, बताई है। जैसे डोमेस्टिक एडमिनिस्ट्रेशन कैसा करना चाहिए, नेबरिंग स्टेट्स के रिलीजियंस कैसे होने चाहिए, आपके रिलेशंस कैसे होने चाहिए, मेडिसिनल प्लांट्स का नॉलेज जरूरी है, और पॉलिटिकल डिप्लोमेसी, पॉलिटिक्स इज ऑलवेज फुल ऑफ डिप्लोमेसी, वो भी बहुत जरूरी है।
नाउ मेन इकोनॉमिक थॉट्स ऑफ कौटिल्य, कौटिल्य के मेन इकोनॉमिक थॉट्स कौन से थे? फर्स्ट इज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टेटहुड, कि एक स्टेट को कैसे आप एस्टैब्लिश करोगे. व्हाइल एस्टैब्लिशिंग अ स्टेट, जब हम स्टेट को एस्टैब्लिश करते हैं, द किंग शुड प्रोवाइड बेसिक रिसोर्सेज फॉर डेवलपमेंट, तो उस किंग के पास कुछ बेसिक रिसोर्सेज होने चाहिए डेवलपमेंट के. Make continuous efforts for the development of agriculture and industries, as well as excavate mines, develop forestry, cattle rearing, and markets, and also open and import export trade avenues. तो किंग के पास एक बेसिक रिसोर्स होने चाहिए डेवलपमेंट के, उससे कंटिन्यूअस एफर्ट्स डालते डालते उन्हें एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज में डेवलप करना है, उसके साथ उन्हें माइंस एक्सकेवेट करवानी चाहिए, फॉरेस्ट्रीज को डेवलप करना चाहिए, कैटल रियरिंग करवाना चाहिए, मार्केट्स खोलने चाहिए, और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ओपन ट्रेड एवेन्यूज होने चाहिए. ये चीज उन्होंने बिफोर क्राइस्ट के वक्त सोच लिया था. यू जस्ट इमेजिन कि वो कितने होशियार होंगे. मीन्स द लेवल ऑफ हिज थिंकिंग इज जस्ट, वो 100-200 साल नहीं, वो बहुत आगे का सोचते हैं, हम कह सकते हैं. द किंग शुड एन एड इन कंस्ट्रक्टिंग वाटर रिजर्व्स फॉर फार्मिंग, टेम्पल्स एंड धर्मशालास. किंग को हमेशा हेल्प करना चाहिए वाटर रिजर्व्स कंस्ट्रक्ट करने में, फार्मिंग्स में, टेम्पल्स, धर्मशालास, गेस्ट हाउसेस बनवाने में. सी ही हैव प्रोवाइडेड ईच एंड एवरी बेसिक नेसेसिटीज, कि किसी भी स्टेट को डेवलप करने के लिए पहले बेसिक नेसेसिटीज को डेवलप करो, प्रायोरिटीज को डेवलप करो. टीचर्स, प्रीस्ट, सोल्जर्स मस्ट बी एग्जैम्प्टेड फ्रॉम टैक्स. तब उन्होंने कहा था कि टीचर्स, प्रिस्ट और सोल्जर्स, उनसे टैक्स नहीं लेना चाहिए. ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ नेचुरल कैलामिटीज, हेल्पलेस फार्मर्स मस्ट बी लुक्ड आफ्टर द किंग, बाय द किंग. और ये भी कहा कि जब भी कोई नेचुरल कैलामिटीज हो, उस वक्त जितने भी हेल्पलेस फार्मर्स हैं, उनका ध्यान रखने का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक किंग की होती है. Pivotal role in ways and means suggested by Kautilya to maintain prosperity and safety of a state. सो स्टेट ट्रेजरी, ट्रेजरी यानी स्टेट में जो भी इनकम आती है वो ट्रेजरी में जाएगी. ठीक है, तो वो ट्रेजरीज को कैसे भरा जाए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. और इससे इन्होंने सजेशंस भी दिया है कि कैसे कौटिल्य के हेल्प से, सजेस्टेड बाय कौटिल्य, टू मेंटेन प्रॉस्पेरिटी एंड सेफ्टी ऑफ अ स्टेट. तो कैसे अपने स्टेट को प्रॉस्परस रखे और कैसे स्टेट की सेफ्टी बनाए रखे. सो कौटिल्य के सजेशंस के हिसाब से स्टेट ट्रेजरी इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले कर सकता है. The unity, stability and administration of a state are directly dependent on the state treasury. अब यूनिटी, स्टेबिलिटी और एडमिनिस्ट्रेशन, ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेट को डायरेक्टली स्टेट ट्रेजरी से जोड़ने के लिए, राइट. या स्टेट की डिपेंडेंसी यूनिटी, स्टेबिलिटी और एडमिनिस्ट्रेशन पे डिपेंड करेगी. ठीक है, कि किस तरीके से स्टेट की ट्रेजरी को भरा जाए, क्योंकि यूनिटी होगी तो ये पॉसिबल होगा, स्टेबिलिटी होनी चाहिए इकोनॉमी में, राइट, और एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर होगा तो ही ये अच्छे से स्मूथली वर्कआउट कर पाएगा. So the king advised to guard his treasury and always develop new means to increase it. So king को हमेशा उन्होंने एडवाइस किया कि अपनी ट्रेजरी को गार्ड किया जाए, यानी उसका प्रॉपर कैलकुलेशन रखा जाए और हमेशा नए नए मीन्स डेवलप करने चाहिए टू इंक्रीज इट. Kautilya has shown 7 sources of income for the state. कौटिल्य ने 7 सोर्स ऑफ इनकम बताई कि एक स्टेट के लिए 7 सोर्स ऑफ इनकम है जिससे वो इनकम क्रिएट कर सकता है. विच इंक्लूड टाउन्स, पहले आता है टाउन से इनकम मिलती है, फिर विलेजेस से, फिर इरिगेशन के थ्रू, माइंस के थ्रू, जंगल्स यानी फॉरेस्ट्री एरियाज में, एनिमल हस्बेंड्री के थ्रू, ट्रेड एंड कॉमर्स के थ्रू. He has emphasized that the king should collect taxes once in a year. और उन्होंने ये भी कहा कि किंग को हमेशा once in a year में taxes collect करने चाहिए and not use forceful means to increase the treasury. But कभी भी forceful means के through या लोगों को लूट के अपनी treasuries भरनी नहीं चाहिए. It is also advised to refrain from harshness while collecting taxes from regions facing famine and drought. यहाँ तक कि कौटिल्य ने ये भी एडवाइस किया कि टैक्सेस जहां लेने जैसे है वहीं ले, राइट, हार्शनेस ना दिखाए
और ऐसे रीजन्स है जहां फेमाइन है या ड्रॉट्स है वहां टैक्सेस अवॉइड करें. Kautilya has also hinted on the use of public property, promotion of trade, gifts, penalties, fines, and rewards, as also production of cash crops to ameliorate the state treasury. इसके अलावा कौटिल्य ने ये भी हिंट दी कि पब्लिक प्रॉपर्टी को कैसे यूज किया जाए, ट्रेड को कैसे प्रमोट किया जाए, गिफ्ट्स है, पेनाल्टीज है, फाइन्स है, इसके अलावा रिवॉर्ड्स है, ये सारी चीजें कैसे, किसको कब रिवॉर्ड्स देना चाहिए, किसी को एनकरेज करने के लिए गिफ्ट से रिलेटेड कब क्या कैसे काम करना चाहिए, एवरीथिंग ही हैज हिंटेड. Right, and as also production of cash crops. Cash crops, you all know that normal crops से cash crops ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं. कैश क्रॉप्स जैसे टोबैको है या ऐसे सारे जो क्रॉप्स होते हैं, राइट, जो एक्चुअली इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए यूज होते हैं, इंडस्ट्रीज के लिए जो यूज होते हैं, उसे कैश क्रॉप्स कहते हैं. तो बोले उससे उसका प्रोडक्शन ज्यादा एमोल्यूरेट करना चाहिए. इसका मतलब होता है बेटर. ठीक है, एमोल्यूरेट का मतलब होता है बेटर करना चाहिए, जिससे स्टेट ट्रेजरी में बढ़ावा हो. Much of the state treasury consists of physical, tangible goods, and therefore it is necessary to preserve such goods in proper warehouses and use them for public welfare as required. पहले के जमाने में जो सिटाडल्स होते थे, राइट, सिटाडल्स एक बड़ा सा वॉल बनाया जाता था एक सिटी के आसपास, जिससे एक तो के कोई दुश्मन अंदर ना घुस सके उस वॉल के थ्रू, और दूसरा कि जब भी कोई वॉर्स होते थे तब सिटाडल में सारे सिटीज के लोगों को अंदर सेफ्टी के लिए रखा जाता था. तो इट इज अ ह्यूज वॉल और उसके अंदर सारी फैसिलिटीज दी जाती थी. इसके अलावा सिटाडल्स में ऐसे ग्रेनरीज भी होते थे. यूजुअली उस वक्त स्टेट ट्रेजरीज के नाम में ग्रेनरीज यानी फिजिकल गुड्स बहुत ज्यादा होते थे, टेंजिबल गुड्स. ठीक है, तो उससे भी स्टोर किया जाता था. तो उन्होंने ये भी सजेस्ट किया कि ऐसे नेसेसरी गुड्स को प्रिजर्व करने के लिए प्रॉपर वेयरहाउसेस होने चाहिए, राइट, और इसे पब्लिक वेलफेयर के लिए जब जरूरत पड़े तब यूटिलाइज करना चाहिए. कौटिल्य ऑल्सो स्पेसिफाइड द रेट्स ऑफ टैक्सेस. यहाँ तक कि कौटिल्य ने रेट ऑफ टैक्सेस क्या होने चाहिए, अमाउंट ऑफ टैक्स क्या होना चाहिए, ये भी कैटेगराइज किया कि वेरियस कैटेगरीज के हिसाब से वेरियस वर्कर्स के पास है, जैसे वर्कर्स वैसी कैटेगरीज और वैसा रेट ऑफ टैक्स. ओके, ऐसा नहीं कि कोई गरीब है उसे भी उतना ही टैक्स देना है जितना मेरे को. नो, नॉट लाइक दैट. For example, 1/4 of agricultural production may be collected as tax from individual farmers. 1/2 of the produce may be collected as tax from individual manufacturers of cotton, wool, silk, wax and medicines. जैसे 1/4 of agriculture यानी 1/4 भाग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का फार्मर्स के पास से लिया जाएगा एज अ टैक्स. ठीक है, एक इंडिविजुअल फार्मर से. और वहीं अगर कोई कॉटन का मैन्युफैक्चर कर रहा है, वूल, सिल्क, वैक्स, मेडिसिन, जहां मुनाफा ज्यादा या जहां उनकी इनकम ज्यादा है वहां आधा हिस्सा वो कलेक्ट करते थे उस प्रोड्यूस का एज ए टैक्स. This way he suggested taxes for other occupations. इस तरीके से अलग अलग occupations के अलग अलग taxes भी उन्होंने suggest किए. The perceptions of a welfare state in Kautilya's ideas are useful even today. उनका जो perception था कि state का welfare कैसे करना है, right, ये जो idea है कौटिल्य का वो आज भी utilize किया जाता है. In formulation of welfare plans, जब हम welfare plans government formulate करती है तब by a state for its people. थर्ड कम्स टैक्सेशन पॉलिसी. अब ये भी एक उनकी मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि टैक्सेशन पॉलिसी कैसी होनी चाहिए. Kautilya gave clear principles of taxation which indicate the type of short-term and long-term tax policies which a state should have. कौटिल्य ने क्लियरली एक कुछ प्रिंसिपल्स बनाए टैक्सेशन के जो इंडिकेट करता है कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म टैक्स पॉलिसीज कैसी होनी चाहिए किसी स्टेट की. The limits of tax rates which a king may impose and so on. कि कितनी लिमिट तक टैक्स रेट्स किंग इम्पोज कर सकता है, और ऐसे बहुत सारे प्रिंसिपल्स.
Provisions for increasing tax rates during emergencies are also presented. उन्होंने ये भी समझाया कि इमरजेंसी के वक्त आप टैक्स रेट्स बढ़ा सकते हो क्योंकि उस वक्त पैसों की या इनकम की जरूरत ज्यादा होती है. Taxes should be collected from citizens as ripened fruits are collected from orchards, keeping in mind the economic ability of citizens to pay tax. Taxes को कैसे कलेक्ट करना है सिटीजन्स के पास से, राइट ये भी जरूरी है बताना. उन्होंने ये भी बताया कि किसी का अगर ऑर्कार्ड है तो ऑर्कार्ड से यानी जहां बहुत सारे फ्रूट्स गार्डन होते हैं, फ्रूट्स गार्डन को ऑर्कार्ड कहते हैं. सो सम कॉल इट एज ऑर्चार्ड्स और ऑर्कार्ड्स. ओके सो ऐसे राइपन फ्रूट्स कलेक्ट करके हम उन्हें इन फॉर्म ऑफ टैक्स में भी ले सकते हैं. अब ऐसा है कि टैक्सेस आर कलेक्टेड इन फॉर्म ऑफ मनी ओनली, करेंसी ओनली. पहले ऐसा नहीं होता था. तो जिस सिटीजन की जैसी एबिलिटी है उस तरीके का वो टैक्स पे करेंगे. He laid down such principles of taxation which make the taxation process simple, less expensive and less complex. तो ऐसे बहुत सारे प्रिंसिपल्स उन्होंने टैक्सेशन से रिलेट करते हुए निकाले जिससे टैक्सेशन की जो प्रोसेस है वो सिंपल, महंगी ना हो, सस्ती पड़े और कॉम्प्लेक्स, कंफ्यूजिंग ना हो. In this context, he suggested the following types of taxes in the tax structure. Let's see. First is land tax. The state had the right to collect a portion of the agricultural produce as tax from the farmer of the or the landlord. उनका ये मानना था कि स्टेट के पास पूरा हक है कि वो एग्रीकल्चरल अगर प्रोड्यूस हुआ है उस जमीन से तो उसका कुछ पोर्शन एज अ टैक्स के फॉर्म में कलेक्ट करे, या तो फार्मर से या तो लैंडलॉर्ड से. Keeping in mind the type of land, its productivity, form of product, mode, and availability of irrigation, Kautilya had devised rules to decide the proportion of taxes. अब ये ध्यान में रखे कि लैंड कौन सी टाइप की है. अगर बहुत बड़ी लैंड है बट सूखी जमीन है जहां एग्रीकल्चर इतना हो ही नहीं रहा, उससे भी हम उतना टैक्स वसूलेंगे तो ये नाइंसाफी होगी, इनजस्टिस होगा. तो कैसी लैंड है, कौन से टाइप की लैंड है, उसकी प्रोडक्टिविटी क्या है, कितना प्रोड्यूस करती है, राइट, और क्या प्रोड्यूस करती है, ओके उसके मोड क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ इरिगेशन. अब सब कुछ है बट वहां इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है. तो ये सारी चीज को ध्यान में रख के उसका प्रोपोर्शन, टैक्स का प्रोपोर्शन डिसाइड किया कौटिल्य ने, उसके बेस पर रूल्स बनाए. He also proposed tax exemptions as an incentive to increase productivity. उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई बहुत मेहनत कर रहा है अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, राइट, तो उसके लिए टैक्स माफी भी होनी चाहिए एज एन इंसेंटिव्स. नाउ सेकेंड टैक्स पॉलिसी का मुद्दा ये कहा कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट टैक्सेस. अब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट टैक्सेस क्या, जैसे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट टैक्सेस आर क्लासिफाइड बाय कौटिल्य. कौटिल्य के हिसाब से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को दो तरीके से, सॉरी 3 टाइप्स से क्लासिफाइड किया है. एक्सटर्नल चार्जेस या एक्सटर्नल टैक्स यानी फॉर द मटेरियल प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री, यानी एक कंट्री में या एक स्टेट में जो मटेरियल प्रोड्यूस हुआ उसका टैक्स. फिर इंटरनल टैक्सेस यानी फॉर द मटेरियल प्रोड्यूस्ड इन द स्टेट और द कैपिटल, राइट. एंड थर्ड आतिथ्य चार्जेस यानी फॉर द मटेरियल इंपोर्टेड फ्रॉम द फॉरेन रीजन्स और स्टेट्स. सी तीनों टैक्सेस एरिया वाइज डिवाइडेड है. एक ये है कि एक कंट्री में कोई मटेरियल प्रोड्यूस हुआ पर्टिकुलर कंट्री में, यानी इंडिया में एक मटेरियल प्रोड्यूस हुआ तो उसका एक्सटर्नल टैक्स लगेगा. किसी पर्टिकुलर स्टेट या उसके कैपिटल में कोई मटेरियल प्रोड्यूस हुआ तो उसमें इंटरनल टैक्स लगेगा. और कोई भी मटेरियल बाहर की कंट्री से इंपोर्ट किया गया है यानी फॉरेन रीजन से या दूसरे स्टेट से कोई चीज मंगाई गई है, इंपोर्ट की गई है, तो उसे कहा गया आतिथ्य चार्जेस यानी फॉरेन टैक्सेस. ठीक है. सो ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ गुड्स एंड देयर इंपॉर्टेंस इन इकोनॉमिक लाइफ, Kautilya gave rules for commodity taxation. He proposed setting up goods for collection of customs and octroi. He also proposed rules for road tax and wealth tax. So goods और उसके types के basis पर, उसके importance के basis पर या उस goods की economic life में क्या importance है उसको ध्यान में रखते हुए कौटिल्य ने बहुत सारे commodity के taxes बनाए, taxations किया.
राइट और उसने यहाँ तक कि बहुत सारे बूथ्स भी लगवाए कस्टम्स और ऑक्ट्रॉय ड्यूटीज को कलेक्ट करने के लिए। इसके अलावा उन्होंने रोड टैक्स और वेल्थ टैक्स जैसे भी टैक्सेस के बारे में रूल्स प्रपोज किए। So here our lecture get over. Hope you enjoyed this lecture a lot because it's all about the history again. हम कौटिल्य के बारे में पढ़ रहे हैं, कैसे टैक्सेशन या कैसे इकोनॉमिक रन होती है, उनके अर्थशास्त्र का मीनिंग क्या है जो बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, वो हम पढ़ रहे हैं. सो विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर विथ अनदर टॉपिक, अनदर पार्ट. Up till bye bye, take care.